हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में क्रिया शरीर स्टार्ट कर दिया था और हमने कफ टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कफ दोष की व्युत्पत्ति के बारे में बताया था, कफ दोष की निरुक्ति के बारे में बताया था, कफ दोष के गुण के बारे में बताया था और कफ के स्थान के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कफ के कर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कफ के सामान्य कर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम कफ के कर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता दिया था कि किस तरह से इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपसे इकट्ठा पूछ लेगा, कर्म पूछ लेगा, भेद पूछ लेगा, है ना, स्थान पूछ लेगा। ये क्वेश्चन बार बार आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी 11 बजे मैंने लाइव सेशन लिया था। ठीक है, और मैंने लाइव ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मेरे को उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लगी। और जब क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगती ना, मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। क्योंकि मेरा मेन मकसद यही है कि आप सभी को जो भी कंटेंट मिले वो एकदम क्वालिटी कंट्रोल कंटेंट मिले। इसलिए आपने भी देखा होगा, जब मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई थी तब मैं आईपैड पर पढ़ाता था, लेकिन आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आज मैं आपके सामने बोर्ड पर पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, आपके प्यार और सपोर्ट से आप सभी के साथ लिए मैं एक अच्छा कैमरा ले आया हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही प्यार और सपोर्ट आप सभी बनाए रखना। कई सारे स्टूडेंट्स मानता हूँ मेरे से थोड़े गुस्सा भी है। ठीक है, कभी कभी मैं भी उन पर चिल्ला देता हूँ और कभी कभी वो भी मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि थोड़ा कोर्स पीछे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा है ना गाइस, देखो एक अकेला बंदा है फिलहाल, है ना, और जब जब किसी चीज की जब कोई बंदा क्या करता है, शुरुआत करता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है यार, है ना, सारी चीजों को सेटल करने में, सारी टीम को बनाने में उसको टाइम लगता है यार, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके लिए कोई भी टीचर को लाके आपको पढ़ाने के लिए मैं अपॉइंट कर दूं, लेकिन वो क्या, उसमें मैं तो कर सकता हूँ, वो चीज भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको जो भी कंटेंट मिले वो एकदम क्वालिटी कंट्रोल कंटेंट मिले, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो हर चीज हर एक वर्ड आपके माइंड में घुसे। क्योंकि देखो, बाचना बाचना अगर होता तो यूट्यूब पर हर कोई बाच रहा है। ठीक है, अगर वो करना होता तो मैं कब का अभी तक आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देता। मैं भी आता आता श्लोक को पढ़ता, हिंदी पढ़ता, निकल लेता। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहे कि मैं 8 दिन में कोर्स खत्म कर दूं तो मैं क्रिया का भी कर सकता हूँ 8 दिन में। लेकिन उसमें क्या है ना, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और आपसे ज्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कंटेंट दूं वो एकदम बेस्ट कंटेंट आपको मिले, सारी चीज आपको समझ में आए और आयुर्वेद से आपको प्यार हो जाए। ठीक है, तो यही मेरा मकसद है और हमेशा मेरा ये मकसद रहेगा। हो सकता है चीजें थोड़ी लेट होगी, लेकिन जो भी मिलेगा आपको बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, और रही बात आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो मेरे को पता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो वो कब होगी, मार्च में होगी। तो उससे पहले पहले, यानी कि कम से कम मैं 1 डेढ़ महीने पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। वो जिम्मेदारी मेरी है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं अपनी नींद हराम कर दूंगा, सब कुछ हराम कर दूंगा। अभी भी आप देखेंगे तो मोबाइल तो मेरे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन लैपटॉप में आपको टाइम बताता हूँ। लैपटॉप में आपको टाइम बताता हूँ, अगर आपको दिखे ना, दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर देखिए आप, 1:32 हो रही है। तो ऐसे मैंने रोज जगता हूँ, इसे ऐसा नहीं कि आज जग रहा हूँ, मैं ऐसे में रोज जगता हूँ यार, है ना। सोचो आप तो पढ़ रहे, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ में अपने यूट्यूब को भी मैनेज करता हूँ, है ना, साथ में और लोगों को भी मैनेज करता हूँ, कॉलिंग को भी अटेंड करता हूँ। ठीक है, तो काफी ज्यादा थोड़ा क्या हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है यार। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको टाइम पर सारी चीजें मिले, लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ अदर चीजों को मैनेज करने में थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो उसके लिए ना मैं अगर आप सभी को किसी को बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। आप में क्या ही कर सकता है यार। ठीक है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे भी है जो थैंकफुल भी है, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, कभी वो किसी के लिए ग्रेटफुल रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो भी है मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, और मैंने जो आपसे वादा किया है कि आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले पहले, यानी कि 1 डेढ़ महीने पहले कोर्स खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा, है ना। चलिए, तब टाइम ज्यादा वेस्ट न करते, टॉपिक को हम स्टार्ट करते। ठीक, तो देखिए, चरक के अनुसार, चरक ने यहाँ पर एक श्लोक बोला है। क्या बोले यहाँ पर? स्नेहो बंधः स्थिरत्वं च गौरवं प्रशस्ता बलम क्षमा धृतिर्लोभश्च कफ कर्म अविकारजम। तो यहाँ पर चरक ने क्या बोला? जो अविकृत, क्या बोले यहाँ पर? अविकृत जो कफ होता है ना,
अविकृत कफ जो होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। अविकृत कफ यानी कि अविकृत कफ का मतलब होता है अकुपित कफ। क्या मतलब होता है इसका? अकुपित कफ। अकुपित कफ यानी कि स्वस्थ जो है ना, स्वस्थ कफ। ठीक है, तो इसके क्या क्या काम होते हैं? तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में क्या लाता है? स्निग्धता लाता है, यानी कि स्नेहन का कार्य करता है। आपकी बॉडी में बंधन का कार्य करता है, संधियों को बांध के रखना, है ना, सिराओं को बांध के रखना। ठीक है, बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी रचनाएं होती है, उनको बांधने का कार्य करता है। स्थिरत्वम यानी कि बॉडी में स्टेबिलिटी लाता है, स्थिरता लाता है। ठीक है, गौरवम बॉडी को थोड़ा भारीपन सा बनाता है। वृषता बलम, वृषता यानी कि मैथुन शक्ति को बढ़ाता है ना, बल प्रदान करता है। क्षमा धृति बॉडी में धैर्यपन लाता है। ठीक है, लोभ को लाता है। और ये सब किसके कर्म है? ये अविकृत कफ के कर्म है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शरीर में स्निग्धता को लाता है ना, शरीर में स्निग्धता को लाता है ना, संधियों और शरीर की विभिन्न रचनाओं को क्या करता है? बांध कर रखता है। शरीर अवयवों में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता लाता है। ठीक है, और इसका स्वाभाविक गुण क्या होता है? गुरुता, वृषता, बल, क्षमा, धैर्य एवं निर्लोभता को बनाए रखता है। तो ये सारे किसके कर्म है? अविकृत कफ के कर्म है। किसके अनुसार? चरक के अनुसार। फिर वही अलग कुछ और कफ के कर्म बताते चरक अनुसार, और कहाँ पर बताते हैं? चरक सूत्र स्थान 12वें के 15वें श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? तो आप इस श्लोक को देखिए, है ना। और कर्म के श्लोक याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला? सोम एव शरीरे श्लेष्म अंतर्गत कुपित अकुपित शुभ अशुभानि करोति। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो सोम होता है, सोम का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था कि जो आपका कफ महाभूत होता है ना, कफ महाभूत होता है। कफ महाभूत की उत्पत्ति जो होती है किस किस महाभूत से होती है? कफ दोष जो होता है इसकी उत्पत्ति किस किस महाभूत से होती है? इसकी उत्पत्ति जो होती है एक तो किससे होती है? जल महाभूत से होती है, और दूसरा किससे होती है? पृथ्वी महाभूत से होती है। ठीक है, तो ये दोनों महाभूत, इन दोनों महाभूत को हम क्या बोलते हैं? मिलाकर सोम बोल देते हैं। ठीक है, मिलाकर क्या बोल देते हैं? हम सोम बोल देते हैं। ठीक है, तो जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत, ये दोनों महाभूत को हम क्या बोलते हैं? सोम बोलते हैं। तो ये जो कफ होता है जो किससे बना है? जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है। तो ये जो कफ होता है ये क्या करता है? कुपित और अकुपित होकर, क्या बोला पहली लाइन में? कुपित और अकुपित होकर, कुपित यानी कि विकृत होकर, और अकुपित यानी कि स्वस्थ रहकर। जब ये विकृत हो जाता है तो अशुभ कार्य को करता है, और जब अकुपित होता है तो क्या करता है? ये शुभ कार्य को करता है। तो यहाँ पर क्या बोला? जल और पृथ्वी युक्त कफ जो होता है, यानी कि जो सोम होता है, वो कुपित और अकुपित होकर शुभ और अशुभ कार्यों को करता है। ठीक है, क्या करता है? शुभ और अशुभ कार्यों को करता है। तो शुभ कार्य में क्या बोला? शुभ कार्य में इन्होंने क्या क्या बताया? तो आप देखिए, सबसे पहले मैं शुभ कार्यों को देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले श्लोक पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको मैं शुभ कार्य बताऊंगा, उसके बाद मैं अशुभ कार्य बताऊंगा। ठीक है, तो क्या बोला? तद्यता दाढ़र्यम सौथिल्यम उपचयम कार्श्यम उत्साहम आलस्यम वृषताम क्लीवताम ज्ञान अज्ञान बुद्धि मोहम एवं आदनी चापराणी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि ये जो जल से और पृथ्वी महाभूत युक्त यानी कि सोम जो होता है, यानी कि कफ दोष जो होता है, कुपित और अकुपित होकर शुभ और अशुभ कार्य करता है। जब ये क्या होता है? अकुपित रहता है, यानी कि स्वस्थ रहता है, तो शुभ कार्य को करता है। तो कौन कौन से शुभ कार्य को करता है? तो दाढ़र्यम यानी कि शरीर में दृढ़ता लाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला? उपचय, शरीर का क्या करता है? उपचय करता है, यानी कि मोटापन लाता है शरीर में। ठीक है, शरीर के उत्साह को बढ़ाता है, यानी कि काम करने के सामर्थ्य को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? शरीर में वृषता यानी कि मैथुन शक्ति को बढ़ाता है ना। ज्ञान यानी कि किसी भी विषय को ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाता है, और बुद्धि और कफ दोष से क्या होती है? अच्छी बुद्धि रहती है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? शुभ कार्य होते हैं। और अशुभ कार्य कब होगा? जब आपका कफ क्या हो जाएगा? कुपित हो जाता है, तो क्या करता है? अशुभ कार्य को करता है। तो अशुभ कार्यों में क्या क्या बोला? इन्होंने अशुभ कार्यों में क्या क्या बोला? तो शैथिल्यम यानी कि क्या करता है? ये शरीर में शिथिलता लाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला? कार्श्यम यानी कि शरीर में दुबलापन आता है। ठीक है,
फिर आलस्यम, शरीर को आलसी बनाता है, ठीक है। क्लीवताम, क्लीवताम यानी कि नपुंसकता लाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मोह, मोह यानी कि बुद्धि जो होती है वो ठीक से कार्य नहीं करती है, ठीक है। तो ये सारे कार्यों को क्या करता है, आपका सोम युक्त कफ का क्या करता है, कुपित और अकुपित होकर शुभ और अशुभ कार्यों को करता है, ठीक। तो चलिए देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो शुभ कार्यों में देखिए क्या क्या जाएगा, जब क्या होता है, अकुपित रहता है, जब ये अकुपित रहता है, यानी कि क्या रहता है, ये स्वस्थ रहता है, यानी कि क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, तो क्या करता है, शुभ कार्य करता है। शुभ कार्यों में दृढ़ता, उपचय, उत्साह, वृषता, ज्ञान और बुद्धि। और अशुभ कार्यों में क्या हो जाएगा, यानी कि जब ये क्या हो जाता है, कुपित हो जाता है, तो अशुभ कार्य को करता है। अशुभ कार्य में शिथिलता हो जाएगा, कार्श्यम हो जाएगा, आलस्य, क्लीबता, अज्ञान और मोह हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चरक और बताते हैं, किसमें बताते हैं, सूत्र स्थान 17 के 115वें श्लोक में क्या बताते हैं चरक, देखिए आप यहाँ पर क्या बोला, प्रकृतस्तुम बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते, स च एव ओजः स्मृतः काये कार्ये स च, ये आधा पो आएगा, ठीक है। पापम क्या बोला यहाँ पर, पापम औपदिश्यते, यहाँ पर क्या बोलते हैं चरक जी ये बोलते हैं कि जब आपका कफ दोष जो होता है, क्या होता है, प्राकृत अवस्था में होता है, यानी कि क्या होता है, अकुपित होता है, यानी कि जब ये क्या होता है, स्वस्थ रहता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बल बोल देते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर प्राकृतस्तुम बलम श्लेष्मा, यानी कि कफ जो होता है जब प्राकृत अवस्था में रहता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, बल बोल देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को क्या करता है, बल प्रदान करता है। लेकिन विकृतो मल उच्यते, लेकिन जब आपका कफ क्या हो जाता है, विकृत अवस्था में आ जाता है, विकृत अवस्था में आ जाता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम मल बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम मल बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, ठीक। आगे क्या बोला, सचेव ओज, आगे क्या बोला, आगे इन्होंने क्या बोला, आगे इन्होंने क्या बताया, आगे इन्होंने बोला सच एव ओजः स्मृतः, और ये जो कफ है इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम ओज भी बोल देते हैं, यानी कि कफ जो होता है वो क्या होता है, ओज का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और काय सच पापम औपदिश्यते, यानी कि ये जो कफ विकृत हो जाता है तो क्या करता है, इसे हम मल बोल देते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न करता है। क्योंकि ये रोग उत्पन्न करता है, इसीलिए विकृत कफ जो होता है इसे हम क्या बोल देते हैं, पापम औपदिश्यते, यानी कि पाप भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और सुश्रुत के अनुसार हम इसके कर्मों को देखते हैं। आई होप आप सभी को लास्ट वाला श्लोक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार देखते हैं कफ के क्या कर्म है। तो सुश्रुत ने 5 कर्म बताए, सुश्रुत ने इस श्लोक के अनुसार 5 कर्म बताए हैं, 5 कर्म बताए किसके, कफ के। तो क्या बोलते हैं सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूर्ण बल स्थैर्यकृत। तो क्या बोला सुश्रुत ने सूत्र स्थान 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या बोला, संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूर्ण बल स्थैर्यकृत। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि आपका जो कफ होता है वो क्या करता है, संश्लेषण, यानी कि संधियों में चिकनाहट पैदा करता है। इसको आप मॉडर्न में किससे कोरिलेट कर सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। किससे कर सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, स्नेहन का कार्य करता है। दूसरा, पहला क्या बोला, संश्लेषण का कार्य, दूसरा क्या बोला, स्नेहन का कार्य। स्नेहन का मतलब क्या हो जाएगा, स्नेहन का मतलब बॉडी में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर आगे क्या बोला, रोपण का कार्य। रोपण यानी कि अगर मान लो आपको कोई घाव लग जाती है तो उस घाव का भरने का कार्य किसका होता है, इस कफ का होता है, ठीक है। पूरण का कार्य करता है, बॉडी को बल प्रदान करता है, बॉडी में स्थिरता लाता है।
तो ये 5 कर्म सुश्रुत ने बताए किसके, कफ के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं संधि, संश्लेषण, स्नेहन, रोपण, पूरण तथा बल, स्थिरता, ये 5 प्रकार के श्लेष्मा के कर्म है और यह जल की तरह क्या करता है, शरीर का अनुग्रह करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, आज हमने कफ के कर्मों को देखा। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कफ के भेद के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, कफ की वृद्धि और क्षय के बारे में देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप में से कोई मेरी पर्सनल कोचिंग लेना चाहता है तो उसके लिए आप यानी कि आप रेगुलर ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा बीएमएस फर्स्ट ऑफ कंप्लीट कोर्स। वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। आप जैसे ही इनरोल करते हैं तो आपको वहाँ पर डेली लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, चलिए तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।